अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू सोलर डिज़ाइन कोर्स लेक्चर नंबर 36। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखते हुए हम कैसे किसी भी घर का किसी भी रेजिडेंशियल यूज़ के लिए हम या कमर्शियल यूज़ के लिए सोलर पैनल की कैलकुलेशन किस हिसाब से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट चाहिए, 10 किलोवाट चाहिए, 20 किलोवाट चाहिए, कितना सिस्टम चाहिए, तो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन करना इलेक्ट्रिसिटी बिल से, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मंथली इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंजम्पशन जो होती है वो मेंशन होती है आपके बिल के ऊपर। एंड इट आल्सो हैज यूनिट कंजम्पशन मंथ वाइज, यानी कि उसके प्रीवियस 12 मंथ्स की जो यूनिट कंजम्पशन होती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर मेंशन की होती है। अब हम क्या करेंगे कि हम ऐड कर देंगे उन सारे यूनिट्स को जो प्रीवियस एक साल के थे या 12 मंथ्स के थे, ताकि हमारे पास एक एवरेज आ जाए। इस एवरेज को हम क्यों कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि हमारे पास समर्स में और विंटर्स में डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट की कंजम्पशन होती है, इसलिए हम डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट कंजम्पशन का एक साल का एवरेज ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं सोलर की प्लानिंग के हिसाब से। अब अगर आप कंसिडर करें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमारे पास एक महीने के अंदर शो कर रहा है वो 3000 यूनिट्स की फॉर एग्जांपल किसी साइड पे कंजम्पशन हुई है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल में हमें ये पता है कि या तो हम प्रीवियस 12 मंथ्स के यूनिट्स को ऐड कर दें, या तो पूरे साल में जो मैक्सिमम यूनिट कंजम्पशन हुई है 3000 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो ये हमारे पास तकरीबन यूनिट्स, अगर फॉर एग्जांपल प्रीवियस पूरे 12 मंथ्स के लिए एक एवरेज आपके पास जो यूनिट बन रहा है वो 3000 यूनिट्स ही है, उसको मल्टीप्लाई किया 12 से, तो 36000 यूनिट्स या 36000 किलोवाट आवर्स आपकी रिक्वायरमेंट हो गई ईयरली। अब पर डे कंजम्पशन जो है हमारे पास 36000 यूनिट्स को डिवाइड कर देंगे 365 डेज से, तो एक दिन की हमारे पास कंजम्पशन जो कि 98 तकरीबन 100 किलोवाट आवर्स या 100 यूनिट्स बन रही है। इसी तरीके से हमारे पास एक फार्मूला होता है डेली एनर्जी का, जो कि हमारे पास है किलोवाट आवर्स और यूनिट्स, वो इक्वल होता है हमारे पास पीवी कैपेसिटी जो कि किलोवाट्स में होगी, पीक सन आवर्स जो कि आवर्स में होते हैं, यानी कि एक दिन में हमारे पास पीक सन आवर्स कितने हैं। हमेशा इस बात को आपने याद रखना है कि जो डेली पीक सन आवर्स होते हैं वो वेरी करते रहते हैं लोकेशन के हिसाब से, ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से। फॉर एग्जांपल दुबई में जो है हमारे पास डिफरेंट पीक सन आवर्स होंगे, इसी तरह पाकिस्तान इंडिया में हमारे पास डिफरेंट पीक सन आवर्स होंगे डेली के हिसाब से। अब हम कंसिडर करते हैं दुबई को, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल दुबई में है 5 पीक सन आवर्स डेली, और हमें ये पता है कि डेली रिक्वायरमेंट जो है वो है 100 किलोवाट आवर्स पर डे। इतनी हमारी डेली रिक्वायरमेंट है साइड की, और हमारे पास जो डेली सन आवर्स हैं वो 5 पीक सन आवर्स हैं। इसी तरीके से इस फॉर्मूले के अंदर जो हमने ऊपर डिस्कस किया उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो पीवी कैपेसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, वो उसमें हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 5 आवर्स जो कि पीक सन आवर्स है, और इज इक्वल्स टू 100 किलोवाट आवर्स पर डे जो कि हमारी जनरेशन कैपेसिटी है। तो पैनल कैपेसिटी हमारे पास आ जाएगी 20 किलोवाट्स की। अब हमें ये पता है कि सिस्टम के अंदर हमारे पास लॉसेस भी होते हैं और स्टैंडर्ड को हमने अप्लाई करना होता है, तो इंक्रीज कर देंगे हम पैनल की कैपेसिटी को 20% से। तो अगर 20 किलोवाट्स को हम 20% से इंक्रीज करेंगे तो वो 24 किलोवाट्स बन जाएगा। इसका मतलब है कि हमें तकरीबन 100 किलोवाट आवर्स पर डे जनरेट करने के लिए टोटल जो पीवी कनेक्टेड चाहिए वो 24 किलोवाट्स की चाहिए, एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहां पे पीक सन आवर्स हमारे पास 5 हो। अब सेकेंडली हमने इन्वर्टर सेलेक्ट करना है अपने उन पीवीज के लिए जो 24 किलोवाट्स की पीवी हमारी होगी, उसके लिए अब हम कौन सा इन्वर्टर सेलेक्ट करें, तो हम सेलेक्ट करेंगे एक 25 किलोवाट्स का इन्वर्टर जो कि हमारे पीवीज को एकोमोडेट कर सके अपने सिस्टम के लिहाज से। इसी तरीके से ये इन्वर्टर की डाटा शीट है, जिसमें हमारे पास सबसे राइट साइड के अगर कॉलम को आप देखें तो ये 25 किलोवाट्स का इन्वर्टर है, जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 98.4% है, और इसकी आपको एमपीपीटी की वोल्टेज रेंज और मैक्सिमम रिकमेंडेड पीवी पावर भी नजर आ रही है, जिसको हम लेटर ऑन नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम सेलेक्ट करते हैं कि पीवी की सिलेक्शन कैसे करनी है और पैनल्स को कितने हमारे पास पैनल्स जो है रिक्वायर्ड है। तो पैनल की रिक्वायरमेंट के लिए और पैनल की सिलेक्शन के लिए हमने सेलेक्ट किया 585 वॉट्स का सिंगल सोलर पैनल, जो कि हमारे पास टोटल सोलर पैनल्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पैनल्स इक्वल हो जाएंगे, 24 किलोवाट था डिवाइडेड बाय 585 वॉट्स, तो ये हमारे पास 41 पैनल्स हैं जो कि हमें टोटल चाहिए होंगे अपनी साइट के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए। इसी तरीके से ये सोलर पैनल्स की जो है हमारे पास इंडिविजुअल सोलर पैनल की हमारे पास डेटा शीट है, जिसमें हमारे पास सबसे राइट साइड पे आप देखें तो 585 वॉट्स का हमने सोलर पैनल एसटीसी कंडीशंस के अंदर हमने इसको कंसीडर करना है, क्योंकि एसटीसी कंडीशंस में अगर आप यहाँ पर देखें तो एयर मास 1.5 होगा और 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर उसकी सोलर इरेडियंस होगी और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसी तरीके से हमारे पास एसटीसी कंडीशंस में 585 वॉट्स का मैक्सिमम पावर है, उसका ओपन सर्किट वोल्टेज 52.36 वोल्ट्स है, शॉर्ट सर्किट करंट उसका हमारे पास 14.27 एम्पेयर्स है, वोल्टेज उसका मैक्सिमम पावर पे कितना होगा 44.21, और करंट उसका मैक्सिमम पावर पे होगा 13.24। इस तरीके से हमारे पास ये इंडिविजुअल पैनल्स की सिलेक्शन हो जाएगी, जो कि हमें 41 रिक्वायर्ड है अभी इनिशियली। अब हम स्ट्रिंग की कैलकुलेशन करेंगे। स्ट्रिंग की कैलकुलेशन के लिए हमें ये पता है कि इन्वर्टर की डेटा शीट में हमारे पास जो
जो MPPT की रेंज है। अच्छा, ये बात याद रखें कि जो हमने इन्वर्टर सेलेक्ट किया है उसमें मैक्सिमम 4 MPPTs कनेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मैक्सिमम 4 MPPT की पोर्ट्स हैं हमारे पास, जो कि इंडिविजुअल पोर्ट हमारे पास 530 से 800 वोल्ट्स के दरमियान डीसी वोल्टेज होगा स्ट्रिंग का तो ऑपरेट करेगी, वरना नहीं करेगी। इसी तरीके से हमारे पास इन्वर्टर में हमें ये पता है कि मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज पर MPPT, इंडिविजुअल MPPT का जो मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज है वो सेफ्टी फैक्टर्स के लिहाज से 1100 वोल्ट से ज्यादा तजावुज नहीं करना चाहिए, यानी कि इससे इंक्रीज होगा तो इन्वर्टर डैमेज हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो पैनल आएगा, पैनल की हमारे पास हमें पता है कि ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और ये सारी हम पैरामीटर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम पैनल की सिलेक्शन को देखें और पैनल की सिलेक्शन के हिसाब से हम पैनल रिक्वायर्ड जो हमने कैलकुलेट किए थे उसमें अब हम इन्वर्टर की स्ट्रिंग्स को देखेंगे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग्स को भी बैलेंस करना है। तो हमारे पास हमें पता था कि 530 से 800 वोल्ट्स तक इन्वर्टर ऑपरेट करेगा, तो हमने एक बीच का जो एक सेंटर का वोल्टेज सेलेक्ट कर लिया 780 वोल्ट। अब ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि एक स्ट्रिंग हम जो कनेक्ट करेंगे पर MPPT पोर्ट, उसका इतना मैक्सिमम डीसी वोल्टेज होना चाहिए। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ पैनल्स एक स्ट्रिंग में, जो पहली स्ट्रिंग है उसमें हम कितने नंबर ऑफ पैनल कनेक्ट करेंगे, वो हमारे पास 780 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 44.21 वोल्ट हो जाएगा, जो कि 17.64 बन रहा है। यानी कि हमारे पास अब हम वोल्टेज जो कंसीडर करेंगे पैनल का, वो वाला वोल्टेज होगा जो कि मैक्सिमम पावर के ऊपर पैनल का वोल्टेज है, जो कि 44.21 वोल्ट्स है। यहाँ पर अभी हम ओपन सर्किट वोल्टेज कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस ऑपरेशन के अंदर हमारे पास 44.21 वोल्ट्स मैक्सिमम आ रहा होगा। तो 17.64 का मतलब है कि 18 पैनल्स हमारे पास पहली स्ट्रिंग के अंदर जो है कनेक्टेड होंगे। अब इसी तरीके से हमने सेफ्टी ऑफ इन्वर्टर भी कंसीडर करना है। तो इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए हमें यह पता था कि 1100 वोल्ट से ज्यादा हम वोल्टेज जो है नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि इन्वर्टर डैमेज होने का खतरा है। तो इसी तरह हम अब ओपन सर्किट वोल्टेज कंसीडर करेंगे, जो कि पैनल्स मैक्सिमम इतना वोल्टेज तक जा सकते हैं। ओपन सर्किट वोल्टेज को अब हम कंसीडर करेंगे। तो 18 पैनल्स हैं जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में हमारे पास वोल्टेज ऐड हो जाता है। इसी तरीके से 18 इंटू 52.36 वोल्ट, ये हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज है इंडिविजुअल पैनल्स का, और 18 पैनल सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैक्सिमम ये वोल्टेज हमारे पास बन रहा है 942.48 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये वोल्टेज हमारे पास 1100 वोल्ट से कम है, तो इसका मतलब है कि हम सेफ रेंज के अंदर है। तो पहली स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास 18 पैनल्स कनेक्टेड होंगे। टोटल पावर और रिमेनिंग पैनल्स कितने रह गए और हम उनको कैसे इंस्टॉल करेंगे वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो टोटल पैनल्स हमारे पास इनिशियली 41 थे, जिसमें से 18 हमने इंस्टॉल कर लिए फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने पैनल्स रह गए, 23 पैनल। अब अगर हम कंसीडर करें 23 पैनल्स को सेकंड स्ट्रिंग के अंदर कनेक्ट करने के लिए, तो उससे क्या नुकसान होगा, वो ये है कि ओपन सर्किट वोल्टेज जो है 23 पैनल्स का मल्टीप्लाइड बाय 52.36, जो कि इंडिविजुअल ओपन सर्किट वोल्टेज है इंडिविजुअल पैनल का, तो ये हमारे पास टोटल बन जाएगा 1204 वोल्ट्स, जो कि हमारे पास ज्यादा है 1100 वोल्ट से, जिसका मतलब है कि इन्वर्टर को डैमेज हो सकता है। और हमें ये पता है कि इन्वर्टर के अंदर हमारे पास 4 MPPT इनपुट्स होते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास 4 डिफरेंट स्ट्रिंग्स जो है इन्वर्टर में कनेक्ट हो सकती हैं। तो हम क्यों 2 स्ट्रिंग्स कनेक्ट करें, हम इसको फर्दर डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास रिमेनिंग पैनल्स 23 पैनल्स थे, जिसमें से अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। वो ये है कि अगर हम सेकंड स्ट्रिंग को भी 18 पैनल्स की कंसीडर कर दें, तो हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हो जाएंगी 18 पैनल्स की, तो हमारे पास रिमेनिंग पैनल्स रह जाएंगे 5, यानी कि 41 टोटल थे। पहली स्ट्रिंग हमने बनाई 18 पैनल्स की, दूसरी स्ट्रिंग भी 18 पैनल्स की बनाई, तो रिमेनिंग 5 पैनल्स रह गए। अब ये 5 पैनल्स जो रह गए हैं, ये थर्ड स्ट्रिंग के लिए हमारे पास रह गए। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने का है वो ये है कि इन्वर्टर के हमें पता है कि MPPT का ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज जो है वो है 530 से 800 वोल्ट। सेकंड स्ट्रिंग में भी 18 पैनल्स हैं, वो भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगी जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग वर्क कर रही है। लेकिन थर्ड स्ट्रिंग जो है उसमें सिर्फ 5 पैनल्स हैं, जो कि इन्वर्टर के MPPT को ट्रिगर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास वोल्टेज ऑफ 5 पैनल्स कितना बन जाएगा, 44.21 इंटू 5, तो ये 221 वोल्ट, ये हमारे पास मैक्सिमम पावर का वोल्टेज हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो 221 वोल्ट जो है हमारे पास ये लेस है 530 वोल्ट से। इसका मतलब है कि जो थर्ड स्ट्रिंग है वो इन्वर्टर के MPPT पोर्ट को ट्रिगर ही नहीं करेगी, क्योंकि मिनिमम 530 वोल्ट हमें रिक्वायर्ड है। तो इसकी हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहली तो ये है कि वी मस्ट इंक्रीज नंबर ऑफ पैनल्स इन थर्ड स्ट्रिंग एंड रीच मिनिमम वोल्टेज टू ट्रिगर थर्ड MPPT। और सेकंड ऑप्शन ये है कि हम एलोकेट कर दें कुछ सेकंड स्ट्रिंग से पैनल्स को थर्ड स्ट्रिंग में, सो दैट ऑल स्ट्रिंग्स विल वर्क। तो ये हम कैसे करेंगे कि हमें ये पता है कि बेसिक पैरामीटर क्या है, 530 से 800 वोल्ट्स तक MPPT का ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज हमें अचीव करना है। तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ 585 वोल्ट्स के पैनल कितने रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड है ताकि हम ट्रिगर कर सकें एमपीपीटी पोर्ट ऑफ इन्वर्टर। तो इसका मतलब है कि 530 डिवाइड बाय वोल्टेज मैक्सिमम पावर पे कितना होगा, तो 530 अपॉन 44.21 जो कि हमारे पास तकरीबन 12 वोल्ट्स बन रहे हैं। अब इसको काउंटर चेक अगर हम करें तो 12 इंटू 44.21 जो कि 530.52 वोल्ट्स बन रहे हैं। लेकिन हम बिल्कुल थ्रेशोल्ड लेवल पे इसको ऑपरेट नहीं कराएंगे, तो हम एक और पैनल ऐड कर लेंगे। तो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे 13 पैनल्स, क्योंकि हम सिस्टम को बिल्कुल मार्जिनल लाइन पे ऑपरेट नहीं कराना चाहते, थोड़ा सा वोल्टेज अपर लेवल पे हो। तो इसलिए हम जब 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 44.21 ये हमारे पास बन जाएगा 574.73 वोल्ट्स। ये एमपीपीटी रेंज के लिए हमारे लिए सुटेबल वोल्टेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 मिनिमम पैनल्स चाहिए किसी भी एमपीपीटी पोर्ट को ट्रिगर करने के लिए, जो इन्वर्टर हमने सेलेक्ट किया है इस केस के एग्जांपल के अंदर। अब हमें ये पता है कि टोटल पैनल्स हमारे पास 41 थे। फर्स्ट स्ट्रिंग हमने जो कंसिडर की उसमें 18 पैनल्स इंस्टॉल किए, सेकंड स्ट्रिंग में हमने 13 पैनल्स इंस्टॉल किए। अब जो रिमेनिंग पैनल्स रह गए वो 41 माइनस 18 माइनस 13 10 पैनल्स रह गए। अब इन 10 पैनल्स में हमारे पास जो थर्ड स्ट्रिंग बनेगी वो 44.21 वोल्ट से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 10 को, तो ये हमारे पास 442.1 वोल्ट बन रहा है। स्टिल ये वोल्टेज जो है हमारे पास इन्वर्टर की थर्ड एमपीपीटी पोर्ट को ट्रिगर करने के लिए इनसफिशिएंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर इंक्रीज कर देंगे नंबर ऑफ पैनल्स को थर्ड स्ट्रिंग के अंदर। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर एक डेटा शीट का कॉन्सेप्ट भी है जो कि कनेक्ट करने के लिए काम आता है सोलर पैनल्स को इन्वर्टर के साथ। अब हमें यह पता है कि मिनिमम हमें 13 पैनल्स चाहिए किसी भी स्ट्रिंग में, और 10 पैनल्स लेफ्ट हो गए हैं थर्ड स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास। तो इंस्टॉल करेंगे हम 3 मोर पैनल्स इन द थर्ड स्ट्रिंग सो दैट इन्वर्टर वर्क प्रॉपर्ली। तो अब हम जब 3 पैनल्स को और इंस्टॉल करेंगे तो टोटल पैनल्स हमारे पास हो जाएंगे 44 जो कि इनिशियली 41 थे। इसी तरीके से हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 585 वॉट्स का सिंगल पैनल है मल्टीप्लाइड बाय 44 ये 25740 जो कि 25.74 किलोवाट्स बनता है। अब यहाँ पे हमें लेकिन ये बात पता है कि इन्वर्टर हमने जो सिलेक्ट किया है वो 25 किलोवाट्स का था। तो क्या इन्वर्टर इस इंक्रीज पावर को सस्टेन कर सकता है? तो यहाँ पर आपका आंसर है यस। उसकी रीजन क्या है, देखो इन्वर्टर की जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं और हमारे पास टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की डेटा शीट है, उसमें हमारे पास एक चीज होती है रिकमेंडेड मैक्सिमम पीवी पावर, जो कि हमारे पास आ रही है 37500 वॉट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो इन्वर्टर 25 किलो वॉट्स का है उस पे हम सोलर पैनल जो डीसी साइड पे कनेक्ट कर सकते हैं वो टोटल हम 37500 वॉट्स के या 37.5 किलो वॉट्स के कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पीवी की कनेक्शन की जो टॉलरेंस दी हुई होती है इन्वर्टर के अंदर वो दी ही इसलिए होती है ताकि आप स्ट्रिंग्स को बैलेंस कर सकें। इन मोस्ट केसेस जनरल थंब रूल ये है कि हम तकरीबन 1.5 टाइम्स जो है इन्वर्टर की रेटेड कैपेसिटी से सोलर पीवी पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 25 किलोवाट्स का इन्वर्टर था तो उसको मल्टीप्लाई किया 1.5 से, तो 37.5 किलोवाट की हम पीवी इन्वर्टर के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं डीसी साइड के ऊपर। अब हम स्ट्रिंग्स को कैलकुलेट करते हैं और पैनल्स जो हमारी एग्जांपल में रिक्वायर्ड हैं। तो हमारे टोटल पैनल्स बन गए 44। फर्स्ट स्ट्रिंग में हमारे पास 18 पैनल्स हैं, तो 18 इंटू 44.21 ये 795.78 वोल्ट्स बनता है जो कि इन्वर्टर की ऑपरेटिंग एमपीपीटी रेंज के अंदर है। सेकंड स्ट्रिंग हमारे पास है 13 पैनल्स की, 13 इंटू 44.21 जो कि 574.73 वोल्ट्स बनता है, ये भी इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज के अंदर है। और थर्ड भी हमारे पास जो है 13 का है तो वो भी इन्वर्टर की एमपीपीटी रेंज के अंदर है। तो इस तरीके से हमारे पास जो इन्वर्टर है वो हमारे पास तीनों पोर्ट्स के ऊपर उसकी एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज अचीव हो चुका है, और ये हम जो है इसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि दिस सिस्टम विल हैव नेट मीटरिंग। इस सिस्टम में नेट मीटरिंग हुई भी होगी क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल को देखते हुए कैलकुलेट किया है, तो हम इसको नेट मीटरिंग के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास मोस्टली जो है नेट मीटरिंग जो भी कराता है वो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम यूज करता है, हाइब्रिड को यूज नहीं करता, क्योंकि बैटरीज की समटाइम्स जो है वो डेंजरस भी होती हैं और उनको प्रॉपर वेंटिलेशन रिक्वायर्ड होती है और स्पेशल कूलिंग सिस्टम भी रिक्वायर होते हैं इतने बड़े सिस्टम के लिए। तो रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए अक्सर जो है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को यूज किया जाता है हाइब्रिड की बजाय। इसी तरीके से ऑन ग्रिड में देखिए डे टाइम में आप क्या करेंगे कि एनर्जी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और नाइट टाइम पे आप क्या करेंगे एनर्जी ग्रिड से रिसीव कर रहे हैं। तो नेट मीटरिंग का आपको मंथ के एंड पे बिल उस हिसाब से यूजर जो है उसको बिल आ जाएगा। करंट इन स्ट्रिंग्स, क्योंकि हमने वोल्टेज के पैरामीटर्स को डिस्कस किए तो हमें करंट को भी डिस्कस करना पड़ेगा। करंट क्या होता है कि इन्वर्टर की जो एमपीपीटी रेंज है हमारी उसके अंदर हमारे पास मैक्सिमम अगर 2 स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है तो 30 एम्पेयर से ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए, और अगर सिंगल स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो 20 एम्पेयर से ज्यादा इंक्रीज ना करे। हमने क्योंकि इंडिविजुअल सिंगल स्ट्रिंग्स ही कनेक्ट किए हैं, उसके अंदर कोई पैरेलल स्ट्रिंग्स आपस में नहीं बनाई, तो हमारा मैक्सिमम करंट 20 एम्पेयर से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारे पास जो पैनल्स हैं क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है और सारे पैनल्स स्ट्रिंग्स में सीरीज में कनेक्टेड है,
क्योंकि हमने वोल्टेज को इंक्रीज करना है। तो वोल्टेज सीरीज में इंक्रीज होता है लेकिन करंट हमारे पास सेम रहता है। तो जब करंट सेम रहता है तो हम मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट इंडिविजुअल पैनल का कंसिडर कर लेते हैं। वो कितना है 14.27। इसका मतलब है कि मैक्सिमम करंट हमारा 14.27 एम्पेयर से इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि सारे पैनल सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमारे लिए 20 एम्पेयर की जो थ्रेशोल्ड लेवल है उससे कम है ये एम्पेयर, तो इसलिए हम इस करंट को सिलेक्ट कर लेंगे और इस पैनल को हम सेलेक्ट कर लेंगे जो कि इन्वर्टर की सेफ्टी पैरामीटर्स को भी पूरा कर रहा है। इसी हिसाब से हमारे पास अगर हम कनेक्शन को देखें तो फर्स्ट आपके पास जो स्ट्रिंग होगी उसमें 18 पैनल्स हैं, सेकंड स्ट्रिंग में 13 है और थर्ड स्ट्रिंग में 13 पैनल्स हैं। अब ये इन्वर्टर के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है जो कि मैंने एक आपको पिक्टोरियल फॉर्म में शो किया हुआ है। अब ये इन्वर्टर के साथ स्ट्रिंग इंडिविजुअली कनेक्टेड है और इन्वर्टर के आगे जो है आपके पास एसी लोड कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ब्रेकर्स, एसपीडीज और केबल्स जो है उनकी रेटिंग क्या होनी चाहिए। अब हमारे पास जब हम ब्रेकर को डिस्कस करेंगे डीसी साइड के ऊपर तो हमारे पास ब्रेकर का जो करंट है वो उसकी रेटिंग हमेशा ज्यादा या इक्वल होनी चाहिए 1.25 टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ द स्ट्रिंग या इंडिविजुअल एमपीपीटी। तो हमारे पास इन और केस हमारे पास क्या है कि शॉर्ट सर्किट करंट है 14.27 एम्पेयर्स। तो इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो इसका मतलब है कि सर्किट ब्रेकर का जो करंट रेटिंग है वो 17.83 एम्पेयर से ज्यादा होनी चाहिए डीसी ब्रेकर की। तो हम डीसी ब्रेकर सेलेक्ट कर लेंगे हर एक इंडिविजुअल स्ट्रिंग के लिए जो कि 20 एम्पेयर्स का होगा। तो इसी तरीके से 2 पोल का होगा वो, और हमारे पास वोल्टेज रेटिंग उसकी क्या होगी ग्रेटर देन 1000 वोल्ट्स। तो हमारे पास 3 डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स जो है हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। 20 एम्पेयर्स हर एक का इंडिविजुअल रेटिंग होगी जो कि हमारे पास टोटल, क्योंकि 3 स्ट्रिंग्स हैं तो तीनों स्ट्रिंग्स पे अलग ये डीसी सर्किट ब्रेकर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। इसी तरीके से ये हमने आपको एक पैनल के साथ एक स्ट्रिंग को कंसीडर कर लेंगे और एक स्ट्रिंग के साथ ऐसे आपका सर्किट ब्रेकर्स जो है 2 पोल का इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास डीसी एसपीडी आ जाएगी। एसपीडी हमारे पास क्या होता है, हमेशा ये बात याद रखें कि हमारे पास जो करंट की प्रोटेक्शन होती है उसके लिए हम यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर्स को, और हमारे पास जो वोल्टेज की प्रोटेक्शन होती है उसके लिए हम यूज करते हैं सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जिसको एसपीडी कहा जाता है। और हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स हमेशा कनेक्ट किया जाता है सीरीज के अंदर और एसपीडी हमेशा कनेक्ट की जाती है पैरेलल के अंदर। इसी तरह जो हमारी एग्जांपल है उसमें फर्स्ट स्ट्रिंग जो है उसमें 18 पैनल्स हैं और हर पैनल का ओपन सर्किट वोल्टेज 52.36 वोल्ट्स है। तो हमारे पास 52.36 मल्टीप्लाइड बाय 18 942.48 वोल्ट्स टोटल वोल्टेज बन रहा है स्ट्रिंग का। अब हमारे पास थंब रूल आपने हमेशा याद रखना है कि वोल्टेज एसपीडी का जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 1.2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज जो कि ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो हमारे पास एसपीडी तकरीबन 1130.9 वोल्ट से ज्यादा का वोल्टेज होना चाहिए उसकी रेटिंग का। एसपीडी के जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें एक चीज आपने सिर्फ देखनी है, यूसीपीवी। यूसीपीवी की जो वैल्यू है वो हमेशा उस वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए जो आपने मैन्युअली कैलकुलेट की है, जो कि 1500 वोल्ट है और हमारी जो वैल्यू आ रही थी वो 1130.9 वोल्ट आ रही थी। तो ये हम एसपीडी सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरीके से एसपीडी का कनेक्शन क्या होता है, अगर ये आप इंडिविजुअल एक स्ट्रिंग देखें उसके साथ डीसी ब्रेकर है और ये इन्वर्टर में जा रहा है तो एसपीडी हमारे पास हमेशा यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से एसपीडी पैरेलल में कनेक्ट होती है और इसकी सेकेंडरी जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। अब डीसी केबल की सिलेक्शन में हमारे पास क्या आएगा कि केबल जो हम सेलेक्ट करेंगे वो हमेशा करंट कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर सेलेक्ट की जाती है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन भी की जाती है ताकि हमारे पास केबल जो है सही सेलेक्ट हो सके सिस्टम के लिहाज से। इसी तरीके से हमारी एग्जांपल में जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें मैक्सिमम पैनल्स हैं, तो हमारे पास 18 मैक्सिमम पैनल्स हैं। तो हमारी जो केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए 1.25 टाइम्स ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट, जो कि शॉर्ट सर्किट करंट था 14.27 एम्पेयर्स इंटू 1.25 करेंगे तो केबल हमारे पास तकरीबन इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी कि वो 17.83 या 18 एम्पेयर्स करंट को कैरी कर सके। अभी हम सेलेक्ट करेंगे वो केबल जो 18 एम्पेयर्स कंटिन्यूसली करंट कैरी करने की कैपेसिटी जिसकी हो। तो हमारे पास ये एक टेबल है जिसमें 2.5 mm स्क्वायर की कॉपर केबल का 21 एम्पेयर्स आ रहा है, 4 mm स्क्वायर का 28 है और 6 mm स्क्वायर का 38 एम्पेयर्स है। इनिशियली हम सेलेक्ट कर लेंगे 2.5 mm स्क्वायर की डीसी कॉपर केबल क्योंकि 18 से ज्यादा हमारे पास 21 एम्पेयर्स की यही केबल आ रही है। इनिशियली मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अभी हमने वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन नहीं की। तो अब हम डिस्कस करेंगे वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन को, जो कि लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए तकरीबन 1 से 2% ऑफ स्ट्रिंग वोल्टेज। अब अगर हम स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स को कंसीडर करें तो 1% को हम कंसीडर करेंगे, जो कि हमारे पास स्ट्रिंग का वोल्टेज कितना बन रहा है 18 इंटू वी मैक्सिमम पावर पे वोल्टेज कितना है पैनल का, वो 44.21 है। तो ये हमारे पास टोटल 795.78 वोल्ट्स बन रहा है एक स्ट्रिंग का, जो कि 18 पैनल्स की है। इसी तरीके से इसमें अलाउड वोल्टेज ड्रॉप कितना है 1%, तो 1/100 इंटू टोटल वोल्टेज, ये हमारे पास 7.95 वोल्ट अलाउड वोल्टेज ड्रॉप है इसके अंदर।
अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2.5 mm स्क्वायर की केबल और हम कंसिडर करते हैं कि उसकी सिंगल साइड की लेंथ जो है वो है 20 मीटर। तो लूप लेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 2, जो कि 40 मीटर्स बनती है। इसी तरह हमें पता है कि जो 2.5 mm स्क्वायर की कॉपर केबल है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 7.41 मिली ओम्स पर मीटर होती है पर कंडक्टर। तो ये लूप लेंथ में हमारे पास डबल हो जाएगी, 14.82 मिली ओम्स हो जाएगी पर मीटर। वोल्टेज ड्रॉप के लिए हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, IRL अपॉन 1000। तो आई हम वो वाला कंसिडर करेंगे जो कि कंटिन्यूस ऑपरेशन में करंट होगा, जो कि इंडिविजुअल पैनल का करंट, क्योंकि सीरीज में सारे पैनल कनेक्टेड हैं, तो इंडिविजुअल पैनल का जो करंट है वो हमारे पास है 13.24 एम्पियर्स। अब ये शॉर्ट सर्किट करंट कंसिडर हम नहीं करेंगे क्योंकि कंटिन्यूस ऑपरेशन में ये करंट नहीं होता, तो इसलिए हमारे पास ये करंट मल्टीप्लाइड बाय 14.82 डिवाइड बाय 1000 जो कि हमारे पास, और मल्टीप्लाइड बाय 40, ये 7.84 वोल्ट्स हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप बन रहा है। और हमारा रिक्वायर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना था कि हमारे पास जो अलाउड वोल्टेज ड्रॉप है वो 7.95 वोल्ट्स था। तो इसका मतलब है अब हम इसको काउंटर चेक भी कर लेते हैं, जो कि 7.95 वोल्ट्स डिवाइड बाय 795.78 टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 0.99% वोल्टेज ड्रॉप बनता है, जो कि लेस देन है 1% से। तो ये हमारा स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स भी इसमें कंसिडर हो गए। तो हम सेलेक्ट कर लेंगे 2.5 mm स्क्वायर की डीसी कॉपर केबल फॉर ईच स्ट्रिंग इन और डिजाइन हैविंग अ लूप लेंथ ऑफ 40 मीटर्स। अब हम आ जाते हैं एसी साइड ऑफ इन्वर्टर पे। अब यहाँ पर आप देखें लेफ्ट साइड पे डीसी है, डीसी से हमारे पास इन्वर्टर में आया, इन्वर्टर के बाद अब एसी साइड पे भी हमारे पास सर्किट ब्रेकर और एसपीडी कनेक्टेड होगी। तो हमारे पास इन्वर्टर की जो लाइंस निकलेंगी, इमर्ज होंगी, वो कौन कौन सी होंगी, 3 हमारे पास फेज वायर्स होंगी और एक हमारे पास न्यूट्रल होगी। तो ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम है। इसी तरीके से हमारे पास ये सर्किट ब्रेकर से जाएंगी और हमारे पास जो एसपीडी कनेक्टेड है वो भी इन वायर्स के साथ कनेक्ट होकर ग्राउंड हो जाएगी। अब ये केबल्स कहाँ जाके कनेक्ट होंगी इन्वर्टर की, क्या ये मीटर में कनेक्ट होंगी, ये मेन हाउस डीबी में कनेक्ट होंगी, कहाँ होंगी, तो ये मेन हाउस डीबी के अंदर कनेक्ट होगी। एक आपका मेन हाउस डीबी होगा, उसमें एक मेन सर्किट ब्रेकर होगा जो आपका घर का मेन सर्किट ब्रेकर है। अब कंसिडर करें कि ये आपका मेन सर्किट ब्रेकर है, इसके ऊपर जो वायर्स आ रही हैं ये आपके पास ग्रिड से वायर्स आ रही हैं, 3 फेज वायर्स आ रही हैं और एक न्यूट्रल है। और इसी तरह जो सर्किट ब्रेकर का सेकेंडरी होता है वो आपके पास बस बार से कनेक्टेड होता है, जहां पे आपके पास लोड बस बार होती है। ये आपके पास इंडिविजुअल सर्किट्स यहां से इमर्ज हो रहे होते हैं, तो ये आपके पास क्या है, बस बार्स है। इसी तरीके से सोलर उस लोड बस बार के ऊपर कनेक्टेड होगा जो आपके घर के मेन हाउस डीबी के अंदर कनेक्टेड है। एसी सर्किट ब्रेकर की कैलकुलेशन कैसे होगी, टू सेलेक्ट एसी सर्किट ब्रेकर ऑन इन्वर्टर सेकेंडरी वी विल कैलकुलेट लाइन करंट। अब लाइन करंट का फॉर्मूला, क्योंकि 3 फेज एसी में आ गए तो हमारे पास पावर हो जाएगी √3 वी लाइन आई लाइन इंटू कॉस थीटा, जो कि पावर फैक्टर है। आई लाइन हमारे पास बन जाएगा P अपॉन √3 VL कॉस थीटा, जो कि हमारे पास आई लाइन हमारे पास बन जाएगा 25 किलोवाट्स था, डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाइड बाय 400 लाइन टू लाइन वोल्टेज होता है 3 फेज के अंदर, और मल्टीप्लाइड बाय पावर फैक्टर हमने कंसिडर किया 0.8 का, तो ये हमारे पास 45.1 एम्पियर्स टोटल लाइन करंट बन गया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स हमें ये कहते हैं कि ब्रेकर आपने 80% उसकी रेटेड कैपेसिटी से ज्यादा ऑपरेट उसको नहीं करवाना। तो इसका मतलब अगर हम 50 एम्पियर्स का ब्रेकर सेलेक्ट करें तो 80% उसकी रेटेड कैपेसिटी का कितना बन जाएगा, 80 अपॉन 100 इंटू 50 एम्पियर्स, जो कि 40 एम्पियर्स बनेगा। लेकिन हमारा जो कंटिन्यूस करंट है वो है 45.1 एम्पियर्स, तो हम सेफ्टी मार्जिन के लिए सेलेक्ट कर लेंगे एक अपर एज का ब्रेकर जो कि है 63 एम्पियर्स का सर्किट ब्रेकर एसी साइड के ऊपर। इसी तरह एसी एसपीडी में हम क्या करेंगे कि एसी का लाइन टू लाइन वोल्टेज जो है वो तकरीबन होता है 400 से 415 वोल्ट्स और फेज वोल्टेज होता है उसका 230 से 240 वोल्ट। मोस्टली जो हमारे पास एसी एसपीडीज यूज होते हैं उसमें यूसी वैल्यू आपने देखनी है वो 275 वोल्ट्स होनी चाहिए। तो हम एक एसपीडी सेलेक्ट कर लेंगे जो कि 3 लाइव वायर्स होंगी, उसमें एक न्यूट्रल वायर होगी और सेकेंडरी हैंड उसका जो है कनेक्टेड होगा ग्राउंड के साथ। तो इसी तरीके से अब हम एसी की केबल सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे पास लाइन करंट 45 एम्पेयर्स था, केबल की कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए 45 एम्पेयर्स इंटू 1.25 के फैक्टर के साथ, तो 25% इंक्रीज कर दिया हमने इसको सेफ्टी फैक्टर के लिए। तो इसलिए हमारे पास ये 56.25 एम्पेयर्स केबल की करंट कैरिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए। इट मींस केबल मस्ट कंटिन्यूसली कैरी 56.25 एम्पेयर्स करंट सेफली। तो एसी केबल्स में हमारे पास 6 mm स्क्वायर जो होता है वो 40 to 45 एम्पेयर्स, 10 mm स्क्वायर 60 से 65 एम्पेयर्स और 16 mm स्क्वायर 80 से 85 एम्पेयर्स का करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। इसी तरीके से हम कंसिडर करते हैं 3 केबल्स को, और हमारा जो था वोल्टेज ड्रॉप उसको हमने अभी कंसिडर नहीं किया था। तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना होना चाहिए, लेस देन 1 से 2% तक। अब 1% हम स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं जो कि 400 वोल्ट्स का बनता है 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप अलाउड है इसके अंदर। अब हमारे पास हमें ये पता है कि ये पैरामीटर्स हैं। अब हम 2 केबल्स को, एक को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं 2 केबल्स को। तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप √3 IRL हो जाएगा, क्योंकि हमने √3 अब यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप जो 400 वोल्ट हमने लिया वो लाइन टू लाइन है, तो इसलिए हम √3 के फैक्टर को कंसिडर करेंगे। अब हम कंसिडर कर लेते हैं
10 mm स्क्वायर की केबल को। तो 10 mm स्क्वायर की केबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लेंथ हमें पता लग सके जितना वोल्टेज ड्रॉप हमें अलाउड है उस हिसाब से। तो वोल्टेज ड्रॉप हमें अलाउड है 4 वोल्ट्स, √3 का फैक्टर अपने हिसाब से रहा, और करंट हमारे पास 56.25 एम्पेयर्स है, और रेजिस्टेंस हमने टेबल से कैलकुलेट कर ली जो कि है 0.00183 ओम्स पर मीटर। तो अब हमारे पास लेंथ यानी कि 22.43 मीटर्स तक अगर लेंथ है तो हम सेलेक्ट कर लेंगे 10 mm स्क्वायर की केबल को। ये हमारे पास मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी इसके अंदर बेहतरीन तरीके से सेफ्टी फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखते हुए ये हमारे पास इतना करंट कैरी कर सकती है अगर हमारे पास 22.43 मीटर्स टोटल लेंथ है। इसी तरीके से हमारे पास डीसी केबल्स जो होती हैं वो लेफ्ट साइड पे आपको मेंशन की हुई है। डीसी केबल्स ऐसे होती हैं, और एसी केबल की आपके पास सिंगल लेंथ होगी, वो इस तरीके से। ये आर्मर्ड केबल है, राइट साइड पे जो आप देख रहे हैं ये आर्मर्ड हुई हुई है केबल। तो इसी तरीके से आपके पास 3 फेज वायर्स हैं और एक आपके पास न्यूट्रल की वायर है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि वी विल क्रिएट अ बिल ऑफ क्वांटिटी, बीओक्यू हम कैलकुलेट करेंगे और उसको बिल्ड करेंगे एक्सेल के ऊपर फॉर द सोलर सिस्टम दैट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन अ साइट। इसी साइट को हम कंसिडर कर लेंगे जिसके लिए हमने कैलकुलेशंस की, और इसके लिए हम एक बीओक्यू जनरेट करेंगे।